नमस्कार। शुभ सृजन नेटवर्क चैनल पर आप सबका स्वागत है। बहुत दिनों बाद मुलाकात हो रही है आमने सामने, लेकिन हम तो यहीं थे अलग अलग प्रस्तुतियों के माध्यम से। अभी हाल में हमने स्वाधीनता दिवस मनाया। हमारी आज़ादी का यह 75वां वर्ष है और स्वाधीनता आंदोलन में हमारे जितने भी लेखक साहित्यकार हैं, जितनी भी उन्होंने कृतियां लिखी, उन सबका एक प्रमुख योगदान है। साहित्यकार ही नहीं बल्कि बहुत से नेताओं ने भी किताबें लिखी और इससे हमारे स्वाधीनता संग्राम को एक तेजी मिली। स्वाधीनता की जो आग थी वो और व्यापक होती गई। आनंद मठ के कारण वंदे मातरम का जो नारा हमें मिला, उस वंदे मातरम ने क्रांतिकारियों में किस तरह से जोश पैदा किया, ये हम सब जानते हैं। आज मैं आपके सामने उपस्थित हूँ विशेष रूप से इसी बारे में बात करने के लिए। पुस्तक परिचय पर तो हम बात करते ही रहेंगे, अलग अलग किताबें लाते रहेंगे, लेकिन आज मुझे लगा कि कुछ अलग करना चाहिए। किताबों पर तो किसी एक किताबों पर तो किसी एक पुस्तक पर तो हम बात करते हैं, लेकिन आज मैं अपनी जो बात रखूंगी वो स्वाधीनता के परिप्रेक्ष्य में, या यूँ कहें कि भारत को समझने की दृष्टि से, परिस्थितियों को समझने की दृष्टि से कौन सी किताबें हैं जो हमारी सहायता करती हैं या कर सकती हैं। आज मुझे लगा कि अपनी पसंद के बारे में, जिन किताबों को मुझे लगता है जो मेरी पसंद है, और ये किताबें ऐसी हैं जिन पे सबको ही बहुत अच्छा लगता है इनको पढ़ना। बड़ी चर्चित पुस्तकें हैं, बड़ी लोकप्रिय हैं। तो आज ऐसी ही कुछ किताबों के बारे में मैं आपके सामने अपनी बात रखूंगी, और जो किताबें हैं वो इसी परिप्रेक्ष्य में है कि स्वाधीनता संग्राम के परिप्रेक्ष्य में, चूँकि हम अमृत महोत्सव मना रहे हैं, तो हमारा प्रयास होगा कि आज़ादी से जुड़ी या भारत को समझने में जो सहायक पुस्तकें हैं उन पे हम थोड़ी थोड़ी बात करें। समझ लीजिए कि आज हम एक ऐसी ही शुरुआत कर रहे हैं। इसके साथ ही हमारी जो विस्मृत नायिकाएँ हैं या जितने भी हमारे हिंदी के प्रहरी हैं, इस तरह की चीज़ें भी हम लाते रहेंगे, लेकिन बीच बीच में कुछ अलग होना चाहिए। तो आज ये एक प्रयास थोड़ा अलग सा है। आज मैं आपके सामने बात करूंगी ऐसी कुछ किताबों की जो कि मुझे लगता है कि स्वाधीनता संग्राम, भारत के विभाजन और भारत को समझने में हमारी सहायता करती हैं। तो शुरू करते हैं। आज मैं आपके समक्ष जिस पहली पुस्तक को सामने रखना चाहूँगी वो पुस्तक है संस्कृति के 4 अध्याय। ये पुस्तक बहुत लोकप्रिय है, हम सब जानते हैं। हमारे जो राष्ट्र कवि हैं, ओजमई वाणी के धनी जो हैं रामधारी सिंह दिनकर जी ने लिखी है। तो भारत को समझने में, भारत के इतिहास को समझने, भारत के अतीत को समझने में ये पुस्तक बहुत सहायता करती है। तो आज जो पुस्तक है जिसके बारे में मैंने बहुत ज़्यादा सुना है और पुस्तक मेरे पास भी है, पढ़ना थोड़ा सा बाकी है, लेकिन कुछ जानकारी है जो मुझे लगता है कि बहुत रोचक है। एक संक्षिप्त सा परिचय आपके सामने रख रही हूँ। तो संस्कृति के 4 अध्याय जो है वो, जैसा कि मैंने कहा कि रामधारी सिंह दिनकर जी ने लिखी है, और ये भारतीय संस्कृति का सर्वेक्षण मानी जाती है ये पुस्तक। और 1959 यानी 1959 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से भी इस पुस्तक को सम्मानित किया गया था। संस्कृति के 4 अध्याय, इसे साहित्य अकादमी ने 1956 में प्रकाशित भी किया था, बाद में पुरस्कृत भी किया। और इस पुस्तक में दिनकर जी
ने भारत के सांस्कृतिक इतिहास को 4 भागों में बांटा है। वो प्राचीन इतिहास को भी सामने रखते हैं और पहली क्रांति जब आर्य भारतवर्ष में आते हैं, ऐसा कहा जाता है कि आर्य भारतवर्ष में आए। हालांकि हमारा यही मानना है कि आर्य तो कहीं गए ही नहीं थे, वो इसी देश के थे। खैर, जो किताब में है। और आर्य और आर्येतर जो जातियां हैं, उनसे जो उनका संपर्क होता है और किस तरह का समाज वो रचते हैं, किस तरह से सनातन धर्म, जिसे आज हम हिंदू धर्म के नाम से जानते हैं, उसका एक आधारभूत समाज तैयार होता है। संस्कृतियों का टकराव होता है किस तरह से। उसके बाद महावीर आते हैं, गौतम बुद्ध आते हैं और ये जो स्थापित संस्कृति है जिसमें काफी कर्मकांड समाहित हो गए थे, जिसने पाखंड को बहुत ज्यादा बढ़ावा दिया था, जो कि शोषण का कारण बन गया था, उसके खिलाफ एक जन विद्रोह आप कहिए कि एक नई धारा आती है महावीर और गौतम बुद्ध के जरिए। और उसके साथ ही उपनिषद की जो चिंताधारा है वो किस दिशा में उसको लेकर जाते हैं, इसके बारे में किताब बात करती है। पुस्तक की भूमिका में रामधारी सिंह दिनकर लिखते हैं, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम देश में जहां भी हिंदू बसते हैं, उनकी संस्कृति एक है एवं भारत की प्रत्येक क्षेत्रीय विशेषता हमारी इसी सामसिक संस्कृति की विशेषता है। तब हिंदू एवं मुसलमान हैं, जो देखने में अभी दो लगते हैं, किंतु उनके बीच में सांस्कृतिक एकता विद्यमान है जो उनकी भिन्नता को कम करती है। दुर्भाग्य की बात है कि हम इस एकता को समझने में, पूर्ण रूप से समझने में असमर्थ रहें। यह कार्य राजनीति नहीं, शिक्षा और साहित्य के द्वारा ही संपन्न किया जा सकता है, किया जाना चाहिए। इस दिशा के में साहित्य के भीतर कितने ही छोटे बड़े प्रयत्न हो चुके हैं, वर्तमान पुस्तक भी उसी दिशा में एक विनम्र प्रयास है। देखिए, ये विवाद का विषय हो सकता है इस्लाम का आना या जाना, लेकिन एक बात तो तय है कि इस्लाम भारत भूमि की मूल धारा से जुड़ा नहीं रहा है, ये बाहर से आया है, ये सत्य है। और जो भी इस्लाम को मानने वाले हुए, जो भी मुसलमान बने बाद में, वो धर्मांतरण के जरिए हुए। वो धर्मांतरण किसी भी रूप में हुआ, कभी बल प्रयोग से हुआ, कभी किसी और रूप में हुआ, लेकिन मूल बात जो है, मूल धारा, वो तो हिंदुत्व से ही जुड़ी है। तो ये बात तो सत्य है कि अगर वो मूल धारा हिंदुत्व से जुड़ी है, तो एक तरह से देखा जाए तो हम तो सबके सब समान हैं, हिंदू धर्म से ही हैं। ये बात विवाद का विषय हो सकती है, लेकिन सोचने वाली बात तो है। तो संस्कृति के 4 अध्याय जो है, वो एक ऐसी पुस्तक है जो कि आपको भारत को समझने में सहायता करती है। और ये किताब जो है बहुत उम्दा किताब है। हम बात करते हैं दूसरी पुस्तक की। दूसरी किताब है झूठा सच। झूठा सच हमारे पाठ्यक्रम में भी थी, झूठा सच मैंने पढ़ी भी है। और मेरी नज़र में ये सिर्फ भारत के और पाक के विभाजन की त्रासदी की कहानी नहीं है, बल्कि इसके साथ ही जो लेखक हैं यशपाल, वो बहुत बड़े मुद्दे उठाते हैं। स्त्री और पुरुष की समानता का मुद्दा इस उपन्यास में उठाया गया है। वतन और देश का भविष्य 2 भागों में इस उपन्यास को विभाजित किया गया है, यानी 2 खंड हैं इसके। और विभाजन के समय जो घोर रक्तपात, भीषण अव्यवस्था और
स्वतंत्रता के पश्चात किस प्रकार का चारित्रिक स्खलन और किस तरह की विडंबनाएं भारतीय समाज में, देश में घटी, ये उपन्यास इसका एकदम बहुत बारीकी से, बहुत सच्चाई के साथ चित्रण करता है और हिंदी साहित्य के उपन्यासों में इसे सर्वश्रेष्ठ उपन्यासों में जगह मिली है। ये जो उपन्यास है वो 1958 में विप्लव कार्यालय लखनऊ से प्रकाशित हुआ था और जो इसका दूसरा भाग है वो 2 वर्ष बाद 1960 में प्रकाशित हुआ। इसमें जन सामान्य का जीवन, विभाजन के बाद जो शरणार्थी आते हैं उनकी कितनी मार्मिक और दयनीय स्थिति है, ये आप इस उपन्यास को पढ़कर जान पाते हैं और अनायास ही हमारी संवेदना के जो तार हैं वो उन तमाम लोगों से जुड़ जाते हैं जो उस समय हमारे देश में जो शरणार्थी बन के आए, जिन्होंने विभाजन की त्रासदी को सहा, अपनों को खोया। और सच मानिए, जब मैंने ये किताब पढ़ी, जो चूंकि हमारे पाठ्यक्रम में थी तो हम बहुत अच्छी तरह से एक एक चीज को पढ़ते थे, कई बार एकदम रूह कांप जाती थी। ऐसी जो परिस्थितियां थी, किस तरह से हमारे पूर्वजों ने ये सब कुछ सहा होगा, सोचते ही हृदय कांप उठता है कि उस समय के लोगों ने 15 अगस्त 1947 के बाद विभाजन की, तो झूठा सच जो उपन्यास है वो विभाजन की त्रासदी को तो रखता ही है, इसके साथ ही आजादी को लेकर, आजादी के बाद किस तरह की परिस्थितियां बनी, क्या सामाजिक परिस्थिति थी, उसके बारे में भी उपन्यास बात करता है। जयदेवपुरी, उसकी बहन तारा और कनक, ये चरित्र हैं, इनके आसपास कहानी घूमती है और इन कहानियों से कई कहानियां निकलती हैं। और जनता की जो स्थिति थी, जनता क्या सोच रही थी, इसके बारे में बहुत, मैं ये कहूँगी बहुत विस्तार से इस बारे में समझाया गया है। तो आप अगर विभाजन से संबंधित कोई उपन्यास पढ़ना चाहते हैं तो मेरा परामर्श है कि आपको एक बार झूठा सच जरूर पढ़नी चाहिए। किताब मोटी है, पढ़ने में समय लगेगा, लेकिन एक समझ आपको मिलेगी इस किताब को पढ़कर। और हमारे देश के भीतर उस समय किस तरह की अंदरी जो अंदरूनी दिक्कतें थी, जो समस्याएं थी, जो कमजोरियां थी, किस तरह से निर्जीवता एक छा गई थी। लेकिन आपको ये भी देखना है कि लेखक जो हैं इसमें जनता की भूमिका को अंत में सामने लेके आते हैं। और उपन्यास का जो अंत होता है वो ये कि डॉक्टर नाथ हैं, इसमें एक चरित्र हैं, वो टिप्पणी करते हैं, गिल अब तो विश्वास करोगे, जनता निर्जीव नहीं है, जनता सदा मूक भी नहीं रहती। देश का भविष्य नेताओं और मंत्रियों की मुट्ठी में नहीं है, देश की जनता के हाथ में है। तो इस किताब को पढ़िए। अब बढ़ते हैं हम अपनी अगली किताब की ओर। इस किताब को लेकर बहुत से विवाद भी हैं और काफी कुछ कहा जाता है, क्योंकि ये किसी साहित्यकार ने नहीं लिखी, ये लिखी है हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की किताब है। और इस पे एक बहुत धारावाहिक भी बना था, श्याम बेनेगल ने बनाया था और बहुत लोकप्रिय रहा था। सहमति असहमति विचारधाराओं का संघर्ष अपनी जगह है, लेकिन भारत को समझने में भारत एक खोज आपकी मदद करती है। आप इसे कैसे लेते हैं ये आप पर निर्भर करता है। और भारत एक खोज की जो रचना हुई थी वो 1944 में अप्रैल और सितंबर के बीच में हुई थी।
और इसे नेहरू जी ने अंग्रेजी में लिखा था। बाद में इसका हिंदी अनुवाद किया गया और एक क्लासिक मानी जाती है। नेहरू जी ने इसे 1944 में अहमदनगर के किले में 5 महीने के उनके कारावास के दौरान लिखा था और 1946 में ये जो किताब है पुस्तकाकार रूप में प्रकाशित हुई। इस किताब को पढ़कर नेहरू जी की जो इतिहास के प्रति जो समझ थी वो आपके सामने आती है। वो बड़े रोचक तरीके से इतिहास को सामने लाते हैं और इस किताब में आपको सिंधु घाटी की सभ्यता से लेकर बहुत बाद की जो कहानी है, यानी सिंधु घाटी की सभ्यता, आर्य संस्कृति, एक सिलसिलेवार तरीके से भारत की जो कहानी है, भारत का जो इतिहास है वो आपके सामने आता है। और ये सिर्फ इतिहास ही नहीं है बल्कि दर्शन है, कला है, सामाजिक दर्शन है, विज्ञान है। ये इन सबको मिलाकर ये किताब अपनी बात करती है। और जब धारावाहिक बना था तो इसमें जो शीर्षक गीत है उसमें ऋग्वेद के दशम मंडल का जो सूक्त है उसका उपयोग किया गया था, ऋग्वेद से लिया गया था, जो कि इस प्रकार इसकी पंक्तियां थी। सृष्टि के पहले सत नहीं था, असत भी नहीं, अंतरिक्ष भी नहीं, आकाश भी नहीं था, छिपा था क्या, कहाँ, किसने ढका था उस पल तो, अगम अतल जल भी कहाँ था। तो अगर आप पढ़ना पसंद करते हैं और एक शुरुआती समझ आपको जो बनानी है, या शुरुआती क्यों, अगर इसे गहराई से पढ़ा जाए तो बहुत सारी बातें निकल कर आएंगी। और इसे धारावाहिक के रूप में भी अगर आप YouTube पे जाते हैं तो आपको भारत खोज मिल जाएगी। तो इस किताब को भी आप पढ़ सकते हैं, भारत को समझने में ये आपकी मदद करेगी। हम बढ़ते हैं अपनी अगली किताब की ओर। और इस पुस्तक के बारे में अगर बात करूं तो मुंशी प्रेमचंद की किताब है, राजनीतिक उपन्यास है, लेकिन इसमें शिक्षा व्यवस्था पर बात की गई है और बहुत तरीके से अलग अलग चीज़ों से परिस्थितियों को, जो ब्रिटिशकालीन भारत की जो परिस्थितियां हैं उनको सामने लाया गया है। गांधीवादी आंदोलन भी है और अलग अलग विचारधाराओं का टकराव भी है, भारत की सामाजिक परिस्थितियों को सामने रखा गया है। और मुझे लगता है कि बहुत से लोग गोदान को मुंशी प्रेमचंद का सबसे बेहतरीन उपन्यास मानते हैं, लेकिन अगर मैं अपनी बात कहूँ तो मुझे जो लगता है कि मुंशी प्रेमचंद की सर्वश्रेष्ठ अगर कोई कृति मेरी दृष्टि में है तो वो कर्मभूमि ही है। रंगभूमि का जो फलक है वो बहुत विशाल है, उसमें कहीं कहीं पाठक को लगता है कि बिखरने का कहीं कहीं डर लगा रहता है, लेकिन हम जब कर्मभूमि को पढ़ते हैं तो इस किताब में एक कसाव है। इस किताब की शुरुआत ही शिक्षा व्यवस्था की जो दिक्कतें हैं उन पर प्रहार करते हुए होती है और मुझे किताब बहुत पसंद है। खास तौर से इसमें एक जो चरित्र है, इसमें जो इसकी उपन्यास की जो नायिका है सुखदा, वो मेरा प्रिय चरित्र है। मुझे अमरकांत और सलीम उतने नहीं लुभाते, लेकिन सुखदा का जो चरित्र है, नैना का जो चरित्र है, अपने अपने सामाजिक परिप्रेक्ष्य में जिस तरह से वे मजबूती के साथ खड़ी होती हैं, मुझे वो बहुत पसंद है। और कर्मभूमि पर तो धारावाहिक भी बना था, तो कर्मभूमि कैसा उपन्यास है जो कि पठनीय भी है, रोचक भी है, ऐतिहासिक दृष्टि से भी परिस्थितियों को सामने रखता है। और जो उपन्यास का जो कथानक है वो काशी और उसके आसपास के गांवों से संबंधित है। आंदोलन होता है, गांव गांव आंदोलन हो रहे थे उस समय और गांधी जी के सत्याग्रह से प्रभावित हैं। और मुंशी प्रेमचंद पर भी गांधी के जो आंदोलन है उनका प्रभाव था, गांधी जी का प्रभाव था उन पर। लेकिन
इसमें दिखाया गया है कि अंत में किस तरह से पात्रों को जेल में ठूस दिया जाता है और किस तरह से अंग्रेजों के प्रतिनिधि बनकर मानसिक रूप से अंग्रेजों की मानसिक गुलामी करते हुए किस तरह से लोग अपने ही लोगों के खिलाफ खड़े हो जाते हैं। तो ये इसमें एक बड़ी बात है जो इस उपन्यास को बहुत अलग करती है। ये किताब आपको हर जगह उपलब्ध होगी, आप पढ़ सकते हैं इसे। इसमें एक किरदार है, मुन्नी का किरदार है। मुझे ये उपन्यास मुंशी प्रेमचंद का जो उपन्यास मैं आपको ये परिचय दे रही हूँ, लेकिन इस उपन्यास पे मैं अलग से अपनी बात रखना चाहूंगी। और कर्मभूमि एक शानदार उपन्यास, मुझे लगता है कि इस किताब को पढ़ना चाहिए भारत को समझने के लिए, भारत के जो आम लोग थे उनको समझने के लिए। ये किताब बहुत शानदार किताब है। तो अगर समस्या की दृष्टि से देखी जाए या किसी भी दृष्टि से देखी जाए, और प्रेमचंद की जो मुंशी प्रेमचंद की जो लेखन शैली है, मुझे लगता है कि वो एकदम वो अपने चरम पर हो जाती है। और ये जो उपन्यास था, प्रेमचंद का उपन्यास था, पहला उपन्यास नहीं था। निश्चित रूप से लेखन शैली में उनके बहुत कसाव आ गया था, और उनके लेखन कौशल को भी ये जो उपन्यास है वो सामने रखता है। जो ये उपन्यास है पहली बार 1932 में प्रकाशित हुआ था। आज तो कई संस्करण हैं इसके, और इसमें आपको दिखेगा जो सामाजिक समस्याओं की जो बात करते हैं, इसमें धार्मिक पाखंड पर प्रहार किया गया है, और अछूतों की समस्या, उनको मंदिर में प्रवेश नहीं करने दिया जाता है। गांधी का दर्शन इसमें दिखता है। राजनीतिक जो आंदोलन है ये तो आपको दिखेगी ही। अगर आप कमजोर कड़ी की करते हैं, क्योंकि मैं समग्रता में बात करना चाहूंगी और अभी संक्षिप्त बात कर रही हूँ, इसके बाद अलग से मैं बात करूंगी, तो मुझे लगता है कि अमरकांत का जो चरित्र है, ये प्रेमचंद के दूसरे उपन्यासों के साथ भी है कि वो अपनी नायिकाओं को बहुत मजबूत बनाते हैं, लेकिन फिर एक झटके से उनको नीचे ला देते हैं। यानी आप मालती को ले लीजिए, आप सुखदा को ले लीजिए, बड़ा सशक्त चरित्र है इनका, लेकिन अंत में कहीं ना कहीं उनको वो लाते हैं, और किसी न किसी बहाने से। मुझे अमरकांत का जो चरित्र वो एक देखा जाए तो बहुत दुर्बल चरित्र है, और कई बार वो भटकता भी है, लेकिन उपन्यास का नायक है। लेकिन मैं बात समग्रता में करूंगी तो मुझे लगता है कि कर्मभूमि आपको पढ़नी चाहिए। अच्छा उपन्यास है, वो देश की सामाजिक परिस्थितियों को सामने रखता है, शिक्षा पर बात की गई है, और बहुत सी बातें तो ऐसी हैं जो कि आज भी प्रासंगिक हैं, जिन पे हम आज भी बात कर सकते हैं। तो मैं जो अगली किताब की ओर बढ़ूंगी, ये किताब है आपकी महानायक। महानायक जो है वो हमारे नेताजी सुभाष चंद्र बोस, उनके जीवन पे आधारित है। बहुत मोटी किताब है ये, लेकिन आप जब पढ़ना शुरू करेंगे तो आपको इस किताब को छोड़ने का मन नहीं करेगा। और मुझे लगता है कि इस किताब पे और अच्छी तरीके से बात होनी चाहिए। तो मैंने जिन किताबों के नाम लिए हैं उन पे जैसे मैंने अभी आपको एक परिचय दिया, अगर मौका मिला या कर सकी तो विस्तार में एक एक कृति पर मैं इस पे बात करना चाहूँगी। जैसे कि मेरी आदत है कि मैं किताब अंश जो है उनको पढ़ कर सुनाती हूँ, तो मैं अभी आपको अंश पढ़कर नहीं सुना पा रही हूँ। जब मैं इस पर बात करूँगी तो मैं आपको वो किताब में जो अंश हैं वो पढ़कर सुनाना चाहूँगी। लेकिन आज बात हम समग्रता में कर रहे हैं, ऐसी किताबों की बात कर रहे हैं जो आपको भारत को समझने में, भारत के स्वाधीनता आंदोलन को समझने में
विभाजन की त्रासदी को समझने में आपको मदद करती है। और अभी मैं जिस किताब की बात कर रही हूँ वो आपको नेताजी को समझने में मदद करती है। और वसंत कानेटकर हैं और इसके लेखक हैं विश्वास पाटिल। और वसंत कानेटकर कहते हैं कि यह उपन्यास एक महान कलाकृति है। मात्र इतना कह देने से इसका उचित मूल्यांकन नहीं होता है। मैं निसंदेह रूप से कहना चाहता हूँ कि यह इस शताब्दी की सर्वश्रेष्ठ कृति है। बात अगर हम करें तो जैसा कि मैंने कहा कि यह जो उपन्यास है वो नेताजी सुभाष चंद्र बोस के जीवन और कर्म पर केंद्रित है। और विश्वास पाटिल जो है लेखक हैं, उन्होंने सुभाष बाबू को महानायक के रूप में उपस्थित किया है, जो कि एक सच है और इस सच को हमेशा दबाया गया है। नेताजी का समुचित मूल्यांकन, हम मूल्यांकन करने वाले कौन होते हैं? नेताजी तो नेताजी थे, लेकिन मुझे लगता है कि जितना सम्मान अभी हम करते हैं उससे बहुत ज्यादा के हकदार हमारे वो तमाम स्वाधीनता सेनानी हैं जिन पर हम या तो बात करते नहीं हैं, करते भी हैं तो टुकड़ों में बात करते हैं, कुछ पंक्तियों को छोड़कर बात करते हैं। लेकिन महानायक जो भारतीय ये जो उपन्यास है वो ऐसा नहीं करता। वो नेताजी को समग्रता में देखता है। उनकी जो लड़ाई थी ब्रिटिश शासन के खिलाफ और वो किस तरह से वो महानायक के रूप में उभरते हैं, उनकी बुद्धि, उनकी ऊर्जा, उनकी अद्भुत चिंतन क्षमता, आप इन सब से रूबरू होते हैं उपन्यास को पढ़ते हुए। और रामकृष्ण परमहंस और स्वामी विवेकानंद, इन सब का भी प्रभाव उन पर था। क्रांति का जो मूल था वो ऐसा नहीं था कि वो एक बिखराव के साथ जन्मा था, वो एक दर्शन से जन्मा था। एक ऐसा नेता, एक ऐसा महानायक जिन्होंने भारत की आजादी की लड़ाई को विश्व के विस्तृत फलक पर फैलाया। और एक स्थिति ऐसी आई कि जब बहुत ज्यादा हमें उम्मीद बन गई, लेकिन नियति को कुछ और ही चाहिए था। नेताजी की जरूरत तो हमेशा से हमको है। और महानायक को नमन करते हुए भारतीय ज्ञान पीठ से प्रकाशित इस पुस्तक को पढ़ने का आपको बस एक मैं परामर्श दे सकती हूँ, आपको पढ़नी चाहिए किताब। ये तो मेरी पसंद की ऐसी किताबें थीं जो भारत को, भारतीय इतिहास को पढ़ने में आपकी मदद करती हैं, समझने में मदद करती हैं। आपने ऐसी कौन सी किताब पढ़ी है इस संदर्भ में, इस परिप्रेक्ष्य में, हमें कमेंट्स बॉक्स में बताएं। और आप अगर अपनी वीडियो समीक्षा या किसी भी प्रकार की समीक्षा हमें भेजना चाहते हैं ऐसी कृतियों के बारे में, तो हमें ज़रूर लिख भेजें। और आपका स्वागत है हमेशा की तरह। हम अगली बार किसी नई पुस्तक के साथ या समग्रता में पुस्तक समुच्चय के साथ आपके सामने फिर से स्वागत करेंगे, आपका उपस्थित होंगे फिर से। तो आज के लिए पुस्तक परिचय में बस इतना ही, हमें अनुमति दीजिए। और हर हाथ में एक किताब, ये तो हमारी मुहिम है जो जारी रहेगी पुस्तक परिचय के साथ, लेखकों के साथ, कृतियों के साथ। और आप भी जुड़िए, आप सबका स्वागत है। आज के लिए हमें अनुमति दीजिए। नमस्कार।